हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर हुई बात। ड्रैगन ने भारत के खिलाफ शुरू कर दी साजिशों की नई सीरीज। बताएंगे क्या हुई इनके बीच बातचीत। तो उधर आपको बताएंगे पाकिस्तान में शादमान चौक लाहौर का नाम नहीं बदलेगा। जी हाँ, यानी कि भगत सिंह के नाम रखने की याचिका खारिज कर दी गई है दोस्तों। और पाकिस्तान से हम उम्मीद कर भी क्या सकते हैं, लाहौर का एक ही वो चौराहा जो भगत सिंह के नाम पर होना था वो भी नहीं रखा गया। वहीं बताएंगे भारत से कनाडा पढ़ने गए 20,000 छात्र कॉलेज से गायब। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। वाकई में इसने सबको शौक में डाल दिया है। आखिर वो 20,000 छात्र इंडियन कहां गए। तो उधर चीनी नौसेना ने भारतीय युद्ध पोत का किया पीछा। दक्षिण चीन सागर में भारत और चीन आमने सामने। दोस्तों सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा कमेंट में। तो बात कर लेते हैं पहली और बड़ी खबर की, जहां ड्रैगन ने भारत के खिलाफ शुरू कर दी साजिशों की नई सीरीज। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर हुई बात, वो भी शपथ से पहले। बता दे डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने जा रहे हैं। 20 जनवरी को वो शपथ लेने वाले हैं, लेकिन ताजपोशी से पहले अमेरिका का धुर विरोधी चीन बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुका है। शुक्रवार की शाम को चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। इस बातचीत को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि चीन अब अमेरिका से अपने प्रति लचीले रुख की उम्मीद कर रहा है, लेकिन हाल के दिनों में ट्रंप ने जिस तरह के सख्त बयान दिए हैं वो चीन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात तो यह है कि चीन इस बौखलाहट के बीच भारत के खिलाफ चालबाजी दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। भारत को घेरने के लिए चीन नई साजिशें कर रहा है। चीन ने भारत के खिलाफ चालबाजी दिखाने के लिए नया मास्टर प्लान तैयार किया है। जी हां, लाल सुल्तान की साजिशों की नई सीरीज सामने आ गई है। जिनपिंग ने अपने विस्तारवाद के नए अध्याय में अब भारत के उस पड़ोसी को भी शामिल कर लिया है जो भारत का बेहद करीबी है। लेकिन चीन ने भारत के खिलाफ अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ साथ पहले से ही आर्थिक संकटों से गुजर रहे श्रीलंका के कंधे पर भी अपनी बंदूक रख दी है। यानी कि हर तरह से भारत को घेरने की साजिशें रच रहा है चाइना। तो उधर ट्रंप के शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करके फिर एक बार जिनपिंग ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप के कार्यकाल में चीन की हालत बुरी होने वाली है, और इसीलिए उसने सोचा कि शपथ ग्रहण से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर लिया जाए। यानी कि दोस्तों जैसे जैसे ट्रंप की ताजपोशी का वक्त नजदीक आ रहा है, चीन की टेंशन बढ़ती जा रही है और ये भारत को भी अब टेंशन में डालने की कोशिश कर रहा है। तो उधर आपको बता दें भगत सिंह के नाम पर रखने की याचिका खारिज कर दी गई है। पाकिस्तान में शादमान चौक लाहौर का नहीं बदलने वाला है नाम। दोस्तों पाकिस्तान की एक अदालत ने शादमान चौक लाहौर का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखने और वहां उनकी प्रतिमा स्थापित करने से जुड़ी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शम्स महमूद मिर्जा ने आज भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान की उस याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें शादमान चौक लाहौर का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने और उन्हें फांसी दिए जाने की जगह पर उनकी प्रतिमा स्थापित करने का अनुरोध किया गया था। दोस्तों न्यायाधीश ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर और फाउंडेशन के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। फाउंडेशन के अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज रशीद कुरैशी ने कहा है कि वो लाहौर उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे। इससे पहले लाहौर के नगर निगम ने लाहौर उच्च न्यायालय को बताया था कि उसने शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने और उस जगह पर उनकी प्रतिमा स्थापित करने की प्रस्तावित योजना रद्द कर दी है, जहां उन्हें 94 साल पहले फांसी दी गई थी। दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी का नाम आते ही हमारे दिमाग में आजादी की लड़ाइयों की कहानियां चलने लगती है। जहाँ हमारे देश में एक तरफ स्वतंत्रता सेनानियों का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, जी लगा कर लिया जाता है, वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क उनको नफरत भरी निगाहों से देख रहे हैं और उनका रिजल्ट यही निकल कर सामने आ रहा है कि उनको उस देश में स्थान नहीं दिया जा रहा जिस देश में वो जन्मे हैं, जिस देश में उन्होंने बदलाव लाना शुरू किया। आज वही देश उनकी वैल्यूज को नहीं समझ पा रहा है। बहरहाल इस शर्मनाक हरकत के लिए पाकिस्तान को आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। वैसे भी फर्क तो कुछ पड़ने वाला नहीं है इस आतंकिस्तान को। तो वहीं आपको बता दें भारत से कनाडा पढ़ने गए 20,000 छात्र कॉलेज से हुए गायब। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। दोस्तों भारत कनाडा तनाव के बीच एक ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने सबकी भौहें चढ़ा दी हैं। दोस्तों इमिग्रेशन रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी IRCC के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की गई है जो चौंकाने वाली है। दरअसल इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कनाडा पहुंचे लगभग 20,000 भारतीय छात्र कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से लापता है। वो अपने कॉलेज या विश्वविद्यालयों
में नो शो के रूप में चिन्हित किए हैं, यानी उन्हें वहां लंबे वक्त से नहीं देखा गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ये छात्र गए तो गए कहां। दोस्तों, कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अनुपस्थित रहने वाले अधिकांश छात्र कनाडा में ही काम कर रहे हैं। हालांकि रियलिटी क्या है ये अब तक समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत सरकार को इस रिपोर्ट के बाद जांच वाक़े में बैठा देनी चाहिए। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, चीनी नौसेना ने भारतीय युद्धपोत का किया पीछा। दक्षिण चीन सागर में भारत और चीन आमने सामने। जी हां, दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसेना ने भारतीय युद्धपोत का पीछा किया है। भारतीय तटरक्षक बल का ये पोत जापान से सद्भावना यात्रा के बाद स्वदेश लौट रहा था। जब भारतीय पोत दक्षिण चीन सागर में विवादित स्कारबोरो शोल के पश्चिम से गुजरा तो वहां मौजूद चीनी तटरक्षक बल के पोत 3304 ने पीछा करना शुरू कर दिया। इस दौरान चीनी तटरक्षक के दो अतिरिक्त चीनी तटरक्षक जहाज CCG-3103 और CCG-3502 भी मौजूद थे। ये घटना तब हुई जब चीनी तटरक्षक बल एक मॉन्स्टर शिप फिलीपींस के जल क्षेत्र में जबरन घुसपैठ कर डेरा डाला हुआ है। इसे दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, नाग, भीष्म, ब्रह्मोस, चेतक, अग्नि बाण, जी हां, गणतंत्र दिवस की परेड में दुनिया देखेगी अपने भारतीय सेनाओं की धमक। जी हां, गणतंत्र दिवस परेड में इस बार देशवासियों को भारतीय सेना के स्वदेशी और अत्याधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम, टैंक, आधुनिक कम्युनिकेशन यंत्र और विशेष वाहन देखने को मिलेंगे। इनमें नाग मिसाइल सिस्टम, T-90 भीष्म टैंक, सारथ टैंक, ब्रह्मोस मोबाइल लॉन्चर, चेतक ऑल टेरेन व्हीकल, बजरंग लाइट स्पेशलिस्ट वाहन, अग्नि बाण मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर शामिल है। जी हां, इनके अलावा गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना अपने कपी ध्वज स्पेशलिस्ट मोबिलिटी वाहन, आधुनिक नंदी घोष क्विक रिएक्शन फोर्स वाहन, शॉर्ट ब्रिज सिस्टम, संजय बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम, आकाश मिसाइलों से लैस आकाश आर्मी लॉन्चर का भी प्रदर्शन करेगी। पिछले काफी समय से सेना के जवान गणतंत्र दिवस परेड के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। जी हां, ऐसे में अपने भारतीय जवानों को इस कमेंट में ऑल द बेस्ट ऑफ लक कहना बिल्कुल मत भूलिएगा भारी मात्रा में। और साथ ही साथ सामने लाइक का बटन है। दोस्तों, मानते हैं कि भारतीय सेना की जो पावर है वो दुनिया में जल्द ही नंबर 1 बनने वाली है। सुपर पावर अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगी। तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो उधर आपको अगली बड़ी खबर बता दें, बॉर्डर पर बाढ़बंदी से छटपटा रहा था बांग्लादेश, तो वहीं भारत ने साफ कर दिया एजेंडा। जी हां, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा को लेकर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के सुखदेवपुर गांव में भारतीय सुरक्षा बल और बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड के बीच विवाद देखने को मिला है। ये विवाद बाढ़ लगाने की वजह से हुआ है। इसे लेकर बांग्लादेश ने आरोप लगाया है कि भारत द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हुए भारत और बांग्लादेश की सीमा पर 5 स्थानों पर बाढ़ लगाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर भारत ने बताया कि बाढ़बंदी क्यों की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर चौधरी कहा कि हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमने बांग्लादेश के कार्यवाहक उप उच्चायुक्त को तलब किया है और सीमा पर बाढ़ लगाने के बारे में अपनी बात रखी है। इसके अलावा कहा कि हम बांग्लादेश के साथ अपराध मुक्त सीमा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि मानव तस्करी अपराधों को रोकने के लिए बाढ़बंदी सीमा पर लाइटिंग तकनीकी उपकरणों की स्थापना की जा रही है और बाढ़ जैसे उपाय किए जा रहे हैं। जी हां, ऐसे में जब दोस्तों भारत अपनी जमीन पर बाढ़बंदी कर रहा है, उसके बावजूद भी बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार आपत्ति क्यों जता रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो अंदर खाने भारत को कोई दहलाने की साजिश तो नहीं रच रही, या भारत में कोई अन्य देशों की चीजें बाईपास करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ये बांग्लादेश, खासकर मोहम्मद यूनुस की सरकार? ये देखने वाली बात है। बहरहाल भारत भी अपना पीछे नहीं हटने वाला, बाढ़बंदी तो होकर ही रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दें, अमेरिका में टिकटॉक बैन होना तय माना जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर मुहर लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बाद में देखूंगा इसे। जी हां, अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध रविवार से लागू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से टिकटॉक पर प्रतिबंध को बनाए रखा। अगर एप्लीकेशन की मालिक कंपनी चीन की बाइट डांस इसे बेच नहीं देती तो यह प्रतिबंध रविवार से लागू होना तय है। कोर्ट ने कहा है कि टिकटॉक और चीन के बीच संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के कारण यह प्रतिबंध जरूरी है, भले ही इससे 170 मिलियन अमेरिकी यूजर्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो। वहीं बता दें, विदेश मंत्रालय ने किया बड़ा खुलासा। रूसी सेना में अब तक लड़ रहे 12 भारतीयों की हुई है मौत, 16 अब भी है लापता। जी हां, भारत ने बताया है कि रूसी सशस्त्र बलों में सेवा करते समय उसके 12 नागरिक मारे गए हैं, जबकि 16 अन्य लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा बताई गई जानकारी भारतीय अधिकारियों द्वारा पहले स्वीकार की गई हताहतों की संख्या में वृद्धि को दर्शाती है। रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती को लेकर चल रही चिंताओं के बीच मृतकों की संख्या की पुष्टि हुई है, जो भारत सरकार और इसमें शामिल लोगों के परिवारों के लिए विवाद और परेशानी का विषय रहा है। दोस्तों, रणधीर जायसवाल जी ने कह दिया है कि संघर्ष में अब तक 12 भारतीय लोग मारे गए हैं जो रूसी सेना में सेवारत थे। उन्होंने विस्तार से बताया, रूसी सशस्त्र बलों में सेवारत भारतीय नागरिकों के 126 ज्ञात मामलों में से 96 व्यक्ति पहले
ही वापस आ चुके हैं, उन्हें रूसी सशस्त्र बलों से छुट्टी दे दी गई है। जायसवाल ने खुलासा किया कि रूसी पक्ष ने 16 व्यक्तियों को लापता के रूप में वर्गीकृत किया है। वहीं बता दें, चीनी शिपयार्ड में क्या दिखा जो टेंशन में आ गया ताइवान, क्यों सताने लगी आक्रमण की आशंका। दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच दुश्मनी जग जाहिर है। इस बीच चीन से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने ताइवान की टेंशन बढ़ा दी है। ताइवान को चीन के आक्रमण की चिंता सताने लगी है। दरअसल चीनी शिपयार्ड पर नजर रखने वाले रक्षा विश्लेषकों ने एक विशेष प्रकार के जहाज में वृद्धि देखी है। दक्षिणी चीन के गुआंगझो शिपयार्ड में कई विशेष और असामान्य बजरे यानी एक प्रकार का पोत देखे गए हैं। इनकी संख्या कम से कम 3 लेकिन 5 या उससे ज्यादा है। इन बजरों के धनुष के आकार के असामान्य रूप से लंबे पैदल पुल दूर तक फैले हुए हैं। बजरों पर लगे पुल का ये आकार चीनी सेना को ताइवान के द्वीपों पर हमले के दौरान लैंडिंग में मदद कर सकता है और यही सबसे बड़ी वजह है कि इसको देखने के बाद टेंशन में आ गया है ताइवान। साथ ही साथ आपको बता दें 14 लाख लोगों को अमेरिका से बाहर निकालने का है टारगेट। दोस्तों, माइग्रेंट्स ने कुछ ऐसे बयां किया अपना दिल का हाल, कहा सो नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उड़ी हुई है नींदें। जी हाँ, अमेरिका आने वाले दिनों में अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने जा रहा है। 220 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेकर पदभार ग्रहण करने जा रहे रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप पहले ही अवैध प्रवासियों को लेकर अपनी मंशा जता चुके हैं। अवैध प्रवासियों से संबंधित मामलों को देखने के लिए उन्होंने बॉर्डर जार यानी अमेरिकी सीमाओं के प्रभारी के रूप में टॉम होमन को चुना है। टॉम होमन भी अवैध प्रवासियों को लेकर अपने सख्त रुख को लेकर जाने जाते हैं। वो पहले ही एक बयान में जता चुके हैं कि अवैध प्रवासियों को अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। माना यह जा रहा है कि ट्रंप राष्ट्रपति की गद्दी पर आसीन होते ही मास डिपोर्टेशन यानी बड़ी मात्रा में देश निकाला प्लान को तेजी से अमल में लाने के लिए कार्यकारी आदेश जारी करेंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि राइटर्स को प्राप्त अमेरिकी आवर्जन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के आंकड़े के मुताबिक निर्वासन के लिए प्रमुख लक्ष्य माने जाने वाले 1.4 मिलियन यानी 14 लाख लोगों में से फिगेरोआ जैसे लगभग 1/3 लोग जिन्हें निष्कासन के अंतिम आदेश दिए गए हैं, वे फ्लोरिडा और टेक्सास प्रवर्तन क्षेत्रों में रहते हैं। दोस्तों, ऐसे में रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का कहना है जो निकलने वाले हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, मैं सो नहीं सकता, खा नहीं सकता, क्या होगा अगर मुझे अपने बच्चे से अलग कर दिया गया, हमारी रातों की नींदें उड़ चुकी है। तो दोस्तों, उधर आपको बता दें ऐसा पहली बार होने जा रहा है। 1985 के बाद इंडोर में होगा अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। जी हाँ, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भीषण ठंड पड़ने के पूर्वानुमान के कारण सोमवार को कैपिटल रोटुंडा में बंद जगह पर पद की शपथ लेंगे। 1985 के बाद ये पहली बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह इंडोर में आयोजित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें रशिया ईरान ने मिलाया हाथ, व्यापक रणनीतिक सहयोग संधि पर किए हस्ताक्षर, अमेरिका की बढ़ेगी टेंशन। जी हाँ, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के उनके समकक्ष मसूद पेजेश्कियन ने शुक्रवार को एक व्यापक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने कड़े पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद अपनी साझेदारी को और गहरा किया है। रूसी और ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि व्यापक रणनीतिक सहयोग संधि में व्यापार और सैन्य सहयोग से लेकर विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति तक सभी क्षेत्र शामिल है। इस समझौते से अमेरिका की टेंशन बढ़नी तय मानी जा रही है। अमेरिका की रशिया और ईरान दोनों से दुश्मनी है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, कनाडा को मिलेगा क्या भारतवंशी प्रधानमंत्री? खालिस्तानियों के दुश्मन चंद्र आर्य जी ने भर दिया पर्चा। जी हाँ, भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी आधिकारिक दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। कर्नाटक के तुमकुर के रहने वाले चंद्र आर्य ने कन्नड़ में ही सदन में संबोधित किया। चंद्र आर्य की पहचान खालिस्तानियों के कट्टर विरोधी और भारत मातृ भाषा को प्रेम करने वाले के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि लगभग 5 करोड़ कन्नड़ के लोगों के लिए यह गर्व का क्षण है कि कर्नाटक के तुमकुर जिले के शिरा तालुका एक व्यक्ति कनाडा में संसद सदस्य के रूप में चुना गया है और अब इस प्रतिष्ठित संस्थान में कन्नड़ में बोल रहा है। उन्होंने कनाडा में कन्नड़ प्रवासी की जीवंत सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में याद किया। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या कनाडा को मिलेगा भारतवंशी प्रधानमंत्री? साथ ही साथ अगली खबर बता दें, आखिर वो अल कादिर ट्रस्ट केस क्या है जिसमें पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को मिली है 14 सालों की सजा? दोस्तों, अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार केस में पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। जवाबदेही अदालत ने शुक्रवार को पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 190 मिलियन पाउंड के मामले में दोषी ठहराया है। ऐसे में आपको बता दें, अल कादिर ट्रस्ट है तो है क्या? अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी पर एक रियल एस्टेट कंपनी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बचाने के लिए कथित तौर पर 190 मिलियन पाउंड और सैकड़ों कनाल जमीन लेने के आरोप हैं। आरोपों के मुताबिक इमरान खान ने यह रकम अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान उस 50 अरब डॉलर को सरकारी खजाने से डाइवर्ट करने के लिए लिया था जो यूनाइटेड किंगडम की ओर से वापस किया गया था। उस समय ब्रिटिश क्राइम एजेंसी ने कहा था कि यह राशि पाकिस्तान सरकार को दी जानी थी क्योंकि पाकिस्तानी प्रॉपर्टी
टाइकून के साथ उसका समझौता एक नागरिक मामला था और इसमें दोष का पता नहीं चलता। जी हाँ, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां विकासशील देशों में प्लास्टिक कचरा क्यों डंप कर रहे हैं विकसित देश, थाईलैंड के प्रतिबंध से खुल गई पोल। दोस्तों, थाईलैंड ने विकसित देशों से प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे वैश्विक प्लास्टिक कचरा संकट और अधिक गहरा हो गया है। वर्षों से अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे विकसित देश अपने यहाँ के प्लास्टिक कचरे को थाईलैंड भेजते रहे हैं। इसे अपशिष्ट उपनिवेशवाद के नाम से भी जाना जाता है। इन प्लास्टिक कचरों से थाईलैंड ने कमाई तो जरूर की, लेकिन इसकी कीमत कहीं ज्यादा चुकानी पड़ी। अब उन्हीं परेशानियों से तंग होकर थाईलैंड ने प्लास्टिक कचरा आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। वहीं बता दें, यूक्रेन यूके की 100 साल वाली साझेदारी पर रशिया की बड़ी चेतावनी, कहा यह हमारे लिए बड़ा खतरा। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम और यूक्रेन के बीच 100 साल की साझेदारी को लेकर रशिया ने चेतावनी जारी की है। रूस की तरफ से इस डील को लेकर कहा गया है कि यह समझौता हमारी सीमाओं के लिए और हमारी संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा होगा, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक समझौते की घोषणा करते हुए कहा कि कीव में शांति सेना को लेकर ब्रिटेन अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। वहीं बता दें, IMF ने बड़ा दावा किया है कि उम्मीद से अधिक धीमी हो गई है भारत की आर्थिक विकास दर। इस साल वैश्विक महंगाई घटने का है अनुमान। जी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले तो IMF ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि औद्योगिक गतिविधियों में उम्मीद से अधिक गिरावट आने के कारण भारत में आर्थिक विकास धीमा हो गया है और साल 2026 तक 6.5% रहने का अनुमान है। IMF ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के ताजा अपडेट में कहा कि भारत की विकास दर 2023 में 8.2% थी, जो 2024 में घटकर 6.5% हो गई है। यह गिरावट औद्योगिक गतिविधियों में उम्मीद से अधिक मंदी के कारण आई है। वहीं बता दें, इसरो के सामने बौनी है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी। चीन के दम पर भेजा पहला स्वदेशी सैटेलाइट। जी हां, पाकिस्तान के अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन बोले तो सुपार्को ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट चीन के जियोकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया। यह सैटेलाइट पाकिस्तान को प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी, आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन में मदद करेगा। हालांकि इस उपलब्धि के पीछे चीन की अहम भूमिका है, जिसने अपने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा। वहीं बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। पूर्व NSA ने कर दिया बड़ा खुलासा। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, आप सभी जानते ही हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने ट्रंप को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि किस वजह से डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना पसंद करते हैं। रॉबर्ट ओ ब्रायन ने सितंबर 2019 से जनवरी 2021 के बीच डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में काम किया। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि ट्रंप ने कई बार यह भी कहा है कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब सिर्फ अमेरिका नहीं है और इसीलिए उन्होंने अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए। उदाहरण के लिए भारत के साथ ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत मजबूत संबंध बनाए। मोदी के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। उन्हें लगता था कि मोदी बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्होंने मोदी में खुद को देखा, क्योंकि मोदी यह सुनिश्चित करने में लगे हुए थे कि भारत का वास्तव में ख्याल रखा जाए। भारतीय लोगों ने मोदी का बड़े पैमाने पर समर्थन किया। ट्रंप मोदी की राजनीतिक सूझबूझ और इस तथ्य से बहुत प्रभावित थे कि उन्होंने भारत को सबसे पहले रखा और इसीलिए उनके मन में मोदी के लिए बहुत सम्मान था, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने मोदी में खुद को देखा जैसा कि अपने अमेरिका के लिए 100% प्रतिबद्ध है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक उसी तरह 100% प्रतिबद्ध है मोदी जी। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को मोदी जी में देखा। वहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर अरविंद केजरीवाल का तंज। अब प्रधानमंत्री मोदी कहें कि फ्री की रेवड़ी सही है। जी हां, गुरुवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें भाजपा ने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया, जिस पर अब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा, जो क्लियरली दिखा रहा है कि बीजेपी का यह संकल्प पत्र पच नहीं रहा केजरीवाल को। दोस्तों, संकल्प पत्र जारी होने के बाद सीएम केजरीवाल ने PC की यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जमकर भाजपा और पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है। उन्होंने 100 बार बोला है कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांटता है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी फ्री की रेवड़ी देंगे। अब पीएम मोदी ऐलान करे कि फ्री की रेवड़ी सही है या गलत। उन्होंने कहा, नड्डा ने संकल्प पत्र में घोषणा की है कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जाएंगे। मुझे दुख है, हम आज पूरी दिल्ली में जाएंगे और पूछेंगे कि उन्हें मोहल्ला क्लिनिक चाहिए या नहीं चाहिए। जो मोहल्ला क्लिनिक के पक्ष में है वे आपको वोट दें, जो मोहल्ला क्लिनिक बंद करवाना चाहते हैं वे भाजपा को वोट दें। यहाँ तक कि जनता भी उनसे कह रही है कि अगर आपको केजरीवाल का काम करना है तो हम आपको क्यों लाए। सच तो यह है कि भाजपा के पास कोई स्कीम, सोच और प्लानिंग है ही नहीं। तो दोस्तों, ये पलटवार क्या है, पलटवार नहीं आप कह सकते हैं कि निशाना साधा है केजरीवाल ने। भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प पत्र को लेकर जो क्लियरली दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल जल भुन चुके हैं इस संकल्प पत्र के आने के बाद। ऐसे में संकल्प पत्र में क्या क्या चीजें हैं ये बतानी तो बहुत जरूरी बन जाती है, जिसने आम आदमी पार्टी तक को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, भाजपा द्वारा इस घोषणा पत्र की 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, जो वाकई में आम आदमी पार्टी को टक्कर तो क्या, उनको धकेल कर आगे निकलने वाला है।
दरअसल पहली घोषणा होने वाली है कि दिल्ली की सारी कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, यानी दिल्ली में पहले से जो भी योजनाएं चल रही हैं वो वैसी ही जारी रहेंगी। दूसरा घोषणा है कि महिलाओं को प्रति महीने 2500 रुपए दे दिए जाएंगे। इस योजना का नाम होगा महिला समृद्धि। तीसरी घोषणा है कि महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो वहीं चौथी घोषणा होगी होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। पांचवी घोषणा होगी कि हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं छठी घोषणा होगी कि मातृ सुरक्षा वंदना को और ताकत देने के लिए 6 पोषण किट दी जाएगी। सातवीं घोषणा है दिल्ली में सीनियर सिटीजन यानी 60-70 साल वालों को पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपए दी जाएगी। आठवीं है वही 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी। नौवीं है विधवाओं और दिव्यांगों को 3000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। और 10वीं है दिल्ली में झुग्गियों के लिए अटल कैंटीन योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 5 रुपए में इनको भोजन मिलेगा। वाकई में दोस्तों इस घोषणा पत्र ने सबको हिलाकर ही रख डाला। वैसे अब देखना यह होगा कि इस घोषणा पत्र के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता को हिला पाती है, उनको साध पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। भारी मात्रा में कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस बार झंडे गाड़ पाएगी दिल्ली में बीजेपी। तो उधर आपको बता दें, राजा भैया का बड़ा बयान, कहा ओवैसी की बात बिल्कुल सही है, आधे हिंदू तो एक ही झटके में खत्म हो जाएंगे। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा आपको बता दें। दरअसल हैदराबाद के एक नेता ने कहा कि पुलिस हटा दो तो 15 मिनट में पता चल जाएगा। ऐसा नहीं लगता यदि कि हम गंभीरता से सोचे तो काफी हद तक उसकी बात सही है। यदि ऐसा हो जाए तो लगभग आधा हिंदू एक झटके में साफ हो जाएगा। आखिर हमारे पास है क्या? ना तो हम वंश वृद्धि कर रहे हैं और ना ही शस्त्र संचय कर रहे हैं। कुंडा के विधायक राजा भैया ने महाकुंभ में ये बात कही। तो उधर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी की उस सुरक्षा मामले में 25 आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। दोषी अधिकारियों की चल रही है जांच। जी हाँ, 3 साल पहले आपको याद होगा पंजाब दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच कर रही पंजाब पुलिस ने 25 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। बड़ी बात यह है कि मामले में पुलिस ने इन 25 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 हत्या के प्रयास सहित 6 अन्य धाराएं जोड़ी हैं, जो इस केस को और मजबूत बनाती है। जी हाँ, तो वहीं 31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र। इस दिन होगी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोस्तों संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी को शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। पूरे बजट सत्र में कुल 27 बैठकें होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना लगातार 8वां बजट पेश करेंगे। जी हाँ, और पहले चरण में निर्धारण परंपरा के तहत सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ होगी। साथ ही साथ ये देवी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।